जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर मानव बस्तियां। अब तक हम ग्रामीण बस्तियों को और नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण को हम अच्छे से जान चुके हैं। तो जब हमने नगरों का वर्गीकरण पढ़ा तो आपने देखा अभी नगर, फिर महानगर, फिर मेगा नगर। अब हम थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ चलते हैं। भी भारत के अंदर हम जो सिटीज की, जो नगरों की बात कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट यानी विकास है वो किस प्रकार से हुआ, इस चीज को आज हम समझें। सबसे पहले बात आती है भी भारत के अंदर नगरों का जो उद्भव यानी जो जन्म है वो कहां से माना जाता है, वो है प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से यानी कम से कम आज से 6-7 हजार साल पहले की अगर हम बात करें। आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। जब हमने इस सभ्यता का उत्खनन किया तो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की जानकारी हुई। तो इसका मतलब हजारों साल पहले ही अर्थात प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही भारत के अंदर नगरों का जो विकास है वो स्टार्ट हो गया था। तो अलग अलग टाइम पीरियड में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ उसके आधार पर बात करें तो विकास को हम 3 वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें हम प्राचीन नगर। प्राचीन नगर यानी 2000 साल पहले के जो नगर बने उनकी बात हम यहां कर रहे हैं। यानी 800 ईसा पूर्व से लेकर 1300 जो 13वीं सदी है वहां तक की बात करें तो प्राचीन नगरों के अंतर्गत धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में नगरों का विकास हुआ। ध्यान दीजिए, आपको थोड़ी थोड़ी बात आपको परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान में रखनी है। भी प्राचीन नगरों का विकास कैसे हुआ, 2000 साल से पूर्व की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में नगरों का विकास हुआ। उदाहरण की बात करें तो अपना वाराणसी हो गया, प्रयाग जिसका पुराना नाम इलाहाबाद भी है, पाटलिपुत्र यानी पटना और मदुरई। तो वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, इन प्राचीन नगरों का जो विकास है वो प्राचीन काल के अंदर हुआ धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में। हम यहाँ एग्जाम्पल की उन्हीं की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि परीक्षा में अगर कोई पूछा जाता है तो वो आपके सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। वैसे आपको हजारों की संख्या में ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है वो इंडिया में मिल जाएंगे। और कुछ और महत्वपूर्ण जो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है उनके बारे में हम अभी इसी टॉपिक के बाद भी पढ़ेंगे। तो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भारत में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई जो तमिलनाडु में है, और ये सारे कहलाए प्राचीन नगर। दूसरे वर्ग की बात करें जिसे हम कहें मध्यकालीन नगर, अर्थात 13वीं सदी से लेकर 1850 तक भी कौन से नगरों का विकास हुआ। तो इस टाइम जो रजवाड़े जिनको हम रियासतें कहते हैं, जहां पर राजाओं का राज होता था, रियासतें कहिए या रजवाड़े कहिए, तो रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में विकास हुआ। तो मध्यकाल में नगरों का विकास किस आधार पर हुआ, रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में विकास हुआ। और मध्यकाल के जो नगर थे ये मुख्यतः किला नगर थे। किला नगर, तो ये भी अपने आप में प्रश्न बनता है भी किला नगर क्या है। तो एक तो ध्यान रखिए, किला नगर का जो विकास हुआ वो कब हुआ, मध्यकाल में हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भी जो प्राचीन नगरों का जो निर्माण है वो खंडरों पर हुआ। जो हमारे प्राचीन जो खंडर बन गए थे, जो प्राचीन नगर थे खंडर हो गए, वहां पर जो नगर है वो बसाया गया, वो किला नगर कहलाया। यार यानी उन खंडरों के ऊपर जो किला बना लिया वो किला नगर कहलाई। और ये किस टाइम हुआ, ये मध्यकाल के दौरान हुआ। जैसे हम दिल्ली, इंद्रप्रस्थ की बात करें, हैदराबाद की बात करें, जयपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, नागपुर की बात करें, ये सारे मध्यकाल के प्रमुख नगर हैं जिन्हें किला नगर भी कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन जो हमारे नगर थे उनके जो खंडर बच गए थे, उन खंडरों के ऊपर इन नगरों को पुनः बसाया गया था जिन्हें हम किला नगर कहते हैं, जो कि मध्यकाल में विकसित हुए।
अब आ जाइए अपने आधुनिक टाइम की बात आ जाती है। आधुनिक टाइम मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न सिटी बनी और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो वो है 1850 ईस्वी के बाद। तो 1850 ईस्वी के बाद अपने देश के अंदर अंग्रेज आ गए थे, इंग्लैंड वाले आ गए थे, ब्रिटेन वाले आ गए थे, पुर्तगाल वाले आ गए थे। तो यानी अंग्रेज और कई अन्य यूरोपीय देश के लोगों का आगमन हमारे देश में हो चुका था। आपको पता है अच्छे से, सबसे पहले अंग्रेजों की बात करें अर्थात यूरोपियन देशों के लोगों की बात करें, ये किस उद्देश्य से भारत में आए थे? ये व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। तो सबसे पहले इन्हें अपने व्यापार को अच्छे से करने के लिए बंदरगाहों की जरूरत पड़ी, पत्तन की जरूरत पड़ी, पोर्ट की जरूरत पड़ी। अर्थात इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर व्यापारिक पत्तन यानी व्यापारिक बंदरगाह विकसित किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूरत, गोवा, दमन और पांडिचेरी ये प्रमुख व्यापारिक पत्तन हैं जो स्टार्टिंग में अंग्रेजों और यूरोपीय देशों के लोगों ने इन्हें विकसित किया। उसके बाद इन्होंने अपनी जैसे जैसे धीरे धीरे इनका राज है वो यहाँ पर बढ़ता गया और उन्होंने कुछ प्रशासनिक नगर बसाए और गर्मियों के अंदर घूमने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते थे तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में इन्होंने नगर बसा दिए। 1850 क्योंकि अपना आधुनिक टाइम जो स्टार्ट हो जाता है, इन्होंने आधुनिक उद्योगों पर आधारित है वो नगरों का भी विकास कर दिया। तो यानी औद्योगिक नगर है वो भी विकसित कर दिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी बात करें जैसे जमशेदपुर की, आगे जाकर हम प्रमुख औद्योगिक नगरों को भी आज ही इसी क्लास में हम समझेंगे। और धीरे धीरे आपको पता है नगरों से बड़े महानगर, मेगा नगर है वो बनते गए। तो उन नगरों, महानगरों के चारों ओर के जो छोटे छोटे नगर हैं वो भी उन नगरों के साथ जुड़ते गए। यानी जो जुड़ते गए, एक नगर के चारों ओर जुड़ते गए पास के जो छोटे छोटे नगर, उन्हें कहा गया सैटेलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के एक साइड में गाजियाबाद है, दिल्ली के एक साइड के अंदर है वो रोहतक है, दिल्ली के एक साइड में गुड़गांवा है, गुरुग्राम जिसको हम आज कहते हैं। तो ये दिल्ली के सारे क्या कहलाई? अनुसंगी जो है वो कहलाई, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। तो दिल्ली गाजियाबाद, फिर दिल्ली गुड़गांव जिसको गुरुग्राम कहते हैं, दिल्ली रोहतक। तो इस प्रकार से जो विकास है वो भारत के अंदर होता गया। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, देखिए समझना जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, भागते मत रहा करो बस हाँ इतना हो गया या इसकी क्या जरूरत है ये तो मैं लिख दूंगा परीक्षा में, ऐसा नहीं है। पहले आपको अच्छे से चीज को समझना होता है। जब समझ अच्छे से डेवलप हो जाती है तो फिर याद भी रखने की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने माइंड से भी उनके आंसर है वो लिख सकते हैं। तो आज हमने अभी जो पढ़ा वो भारत में नगरों का विकास अलग अलग टाइम में कैसे हुआ, इस आधार पर 3 वर्ग बनाए हमने, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। स्टार्टिंग कहां से मानते हैं हम? प्रागैतिहासिक काल से हम मानते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वहां से भारत के अंदर नगरों का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स फॉर्म में इसको उतारना चाहें तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण है वो क्या है? बोर्ड परीक्षा में अक्सर वहां से एक छोटा प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपने भारत में नगरों का क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। अब आप ये समझेंगे भी ये क्रियात्मक वर्गीकरण, ये फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। देखिएगा स्टार्टिंग में जब नगर विकसित होता है तो वो किसी एक विशेष कार्य के लिए फेमस होता है और उसके बाद जब नगर महानगरों में बदल जाता है, यानी जैसे जैसे और बड़ा होता जाता है नगर, तो वो और भी कई कार्यों के लिए फेमस हो जाता है। तो एक चीज आप समझिएगा, और जैसे वो और ज्यादा कार्यों के लिए फेमस होता है, अर्थात भी सभी कार्य है वो आपस में इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं भी पर्टिकुलरली हमें ये बाद में नहीं कह सकते भी ये इस चीज के लिए ज्यादा फेमस है। हमें ये लगता है भी ये तो सभी चीजों के लिए फेमस है। तो हम यहाँ पर हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं
भी स्टार्टिंग में जब नगर का विकास होता है तो वो मुख्यतः किस कार्य के लिए जो फेमस है, जो प्रसिद्धि है, वो प्राप्त करता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक नगर। भी प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं और उनकी उदाहरणों की बात आ जाती है। जहां पर उच्च प्रशासनिक मुख्यालय हो, अर्थात जैसे भारत के अंदर राज्यों की जो भी राजधानियां हैं वो उच्च प्रशासनिक मुख्यालय है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो राज्यों की राजधानियां हैं वो प्रशासनिक नगर है। अब मुझे यहां उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं, अब आपको, क्योंकि आप भूगोल के विद्यार्थी हो, भारत के सभी राज्यों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके याद नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा, समय निकाल के आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छे से सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी। तो भारत के सभी राज्यों की राजधानियां आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर यानी वो नगर जो किसी मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए फेमस हो जाता है, जैसे दुर्गापुरा है, भिलाई है, सिंदरी है, बरौनी है, जमशेदपुर, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, हुगली। तो ये कुछ प्रमुख भारत के औद्योगिक नगर है। इतना नहीं है भी सिर्फ यही है। अब आप ये सोच सकते हैं भी सर ये नहीं बता रहे भी ये कहां पर है। हम सिलेबस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम द्वितीयक तृतीयक व्यवसायों के ऊपर बात करेंगे भारत के, तो वहां पर इन्हीं का जिक्र आना है, ये जिक्र आएगा वहां पर। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं भी ये हमारे भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। क्यों न मैं उस टॉपिक तक पहुंचूं, आप तब तक ये सर्च करें, आप एटलस को खोलें और ये पता करें भी दुर्गापुर किस राज्य में है, भिलाई किस राज्य में है, सिंदरी किस राज्य में है। मैं आप सब बच्चों को, साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस कार्य को, यानी ये थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके ये अच्छे से समझ में भी आएंगे और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे। मैं तो आपको बाद में करवाऊंगा ही, इसलिए आप अभी इस काम को करना है और कमेंट बॉक्स में आप बताते भी रहना कौन सी जगह कहां है और कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। उसके बाद खनन नगर। खनन नगर का मतलब, इसका मतलब वो नगर है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो जिस क्षेत्र के अंदर खनिज आपको ज्यादा मिलेंगे वो खनन नगर कहला दिया जाएगा। जैसे रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, सिंगरौली हो गया, डिगबोई हो गया। उसके बाद बात करें, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न अक्सर बोर्ड में आता भी है, गैरीसन या छावनी नगर किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता हो भी गैरीसन नगर होते क्या हैं। ये वो नगर है जहां पर सैन्य कार्य किए जाते हैं, यानी आर्मी से संबंधित सेना के कार्य जहां पर किए जाते हैं वो गैरीसन नगर। और या यूं कहूं भी स्पेशली वो उन सैन्य गतिविधियों के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर सैनिक है वो अभ्यास करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनसे जुड़े हुए कार्य वहाँ पर होते हैं, अर्थात उनका जो ऑफिस है वो भी वहाँ स्थापित होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में कैंट भी बोलते हैं। तो जैसे अंबाला कैंट हो गया, जालंधर कैंट हो गया, महू, बबीना, उधमपुर हो गया, अपने गंगानगर में लालगढ़ हो गया। तो ये सारे गैरीसन नगर है वो कहलाते हैं। तो आपको हर किसी पॉइंट की, हर नगर की ये पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज भी वो क्या है या किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख जो जगह है उनकी बात। उसके बाद परिवहन नगर, जो कि परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है। इसमें हम दो तरीके से बात कर लें, एक तो पत्तन बंदरगाह जो समुद्री तट पर मिलेंगे आपको, जैसे कांडला हो गया, कोच्चि हो गया, विशाखापट्टनम, कोझिकोड हो गया, सूरत हो गया, दमन हो गया, ये सारे वो बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा में नक्शे के अंदर ये पूछे भी जाते हैं भी ये कहाँ स्थित है, तो आगे अपने सिलेबस में भी है ये। उसी तरीके से आंतरिक परिवहन, जो बसों से, ट्रेनों से, उनके माध्यम से, या जो हमारी नहरें, नदियों, उनके माध्यम से जो परिवहन किया जाता है, धूलिया हो गया, इटारसी हो गया, मुगल सराय हो गया, कटनी है, ये आंतरिक परिवहन के लिए प्रसिद्ध नगर है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो वाणिज्य नगर, यानी जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है वो वाणिज्य नगर, जैसे कोलकाता हो गया, आपको पता है कपड़े के लिए अच्छा जाना जाता है, सहारनपुर हो गया, सतना हो गया जो एमपी में है। उसी प्रकार शैक्षिक नगर, जो पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, स्टडी के लिए फेमस है, स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो उनके लिए ज्यादा फेमस है, जैसे रुड़की।
रुड़की है वो एक शैक्षिक नगर है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है, अपना कोटा हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सारे प्रमुख शैक्षिक नगर है जो पढ़ाई के लिए ज़्यादा फेमस है। इसी प्रकार बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जो यानी कोई जहां धर्म के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर मंदिर के लिए हो सकता है वो प्रसिद्ध हो, इसमें वाराणसी भी आता है। वाराणसी शैक्षिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है, शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो वाराणसी है वो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उसी प्रकार मथुरा हो गया, अमृतसर हो गया, मदुरई हो गया, अजमेर हो गया, अपना पुष्कर हो गया, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारे धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है अभी जितना मैं बोल रहा हूं, मैं वही बात बोल रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है। हजारों आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जो कोई वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है, कोई एजुकेशन के लिए, कोई हमारे धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बात करें पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के उद्देश्य से, सबसे पहले तो आप ये जानिए, बोर्ड में आता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी पर्यटन नगर किसे कहेंगे? वो क्षेत्र जहां पर स्वास्थ्यप्रद जलवायु हो, अच्छी जलवायु हो स्वास्थ्य के लिए, जहां बड़े ही मनोहक सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, जहां पर मनोरंजन की सुविधा होती है, वो सारे पर्यटन नगर है, वो उस पर्यटन नगर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आप नाम लें अपना माउंट आबू हो गया राजस्थान के अंदर, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, माउंट आबू हो गया, तो ऊटी हो गया, ये सारे पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। एक बार मैं आपको पुनः आप सब बच्चों को कहना चाहूंगा, हम बात करें कि भारत में जब नगरों का विकास होता गया उस टाइम कौन से हैं वो किसी पर्टिकुलर एक या दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें प्रक्रियात्मक वर्गीकरण के रूप में हम पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहां मोस्टली 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 नगरों के रूप में आपको यहां बताया जा रहा है। अब बोर्ड परीक्षा में कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में से औद्योगिक नगर है या निम्न में से औद्योगिक नगर नहीं है, या निम्न में से कौन सा गैरीसन नगर है या कौन सा नहीं है, कौन सा इनमें शैक्षिक नगर है, कौन सा नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, बार बार इनको पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारने की जरूरत है। मैंने कहा आप इतना ही कर लीजिएगा, एटलस के ऊपर, मानचित्र के ऊपर आप इन लोकेशनों को ढूंढ लीजिएगा, आपके अपने आप याद हो जाएगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सी जगहों का तो हम वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम उनके बारे में परिचित हैं, हम उनके बारे में ये जानते हैं भी वो जगह किस चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। आप इसको इजी मानकर या यूं लगे भी मैं तो कर दूंगा, ये नहीं मानकर इसको पढ़ना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं 2 प्रमुख औद्योगिक नगरों के नाम बताओ, तो कोई भी औद्योगिक नगर लिख सकते हो। कोई पर 2 प्रशासनिक नगर बताओ, तो कोई भी किन्हीं भी 2 राज्यों की राजधानी लिख दो। खनन नगर जो भी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, कोई भी 2 जगह लिख दो, जो इसमें दिया है वो लिख दो, या जो आपको अच्छे से पता है, विश्वास है भी ये चीज खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ये पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी सही मानी जाएगी। चलिए, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी बात रह गई है, उसको भी हम लगे हाथ समझ ही लेते हैं। उसके अंदर, उसमें आपको सिर्फ उसका उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से समझना है, और वो है अपना एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इसको आप अच्छे से और 2 लाइन में ही याद रख लीजिए, कोई यूं नहीं है भी बहुत लंबा चौड़ा आपको इसको याद रखने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार ने, क्योंकि हमने पढ़ा 2011 के अंदर जो नगर की जनसंख्या है वो लगभग 31.16% है। भारत सरकार ने एक अनुमान लगाया है भी लगभग 2030 के आसपास भारत के अंदर 40% लोग हैं वो नगरों में रहने लग जाएंगे। तो भाई इसका मतलब आने वाले समय में नगरों के अंदर, सिटी के अंदर संख्या है वो बढ़ने की संभावना रहेगी। तो हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं?
इसके लिए भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन है वो स्टार्ट किया। अब बात इसमें आपको याद क्या करना है भी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह चीज आपको 1 या 2 नंबर के प्रश्न के लिए याद रखनी है। इसका उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना, नगरों को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है भी हमें ज्यादा से ज्यादा जो नगर है वो विकसित करने हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए भी शहरों को बढ़ावा देना है तो वहां पर क्या होनी चाहिए, जो भी आम आदमी की आधारभूत जो सुविधा है, आधारभूत सुविधा वो सारी वहां पर होनी चाहिए। अच्छा पानी उसको मिलना चाहिए, साफ स्वच्छ हवा उसको वहां पर मिलना चाहिए, वहां पर कचरे का जो ठोस कचरा है उसके प्रबंधन की अच्छी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, अर्थात साफ सुथरा पर्यावरण, साफ इन्वायरमेंट है वो वहां का होना चाहिए, शौचालय की अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। एक आम आदमी के, एक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारी चीजें उस स्मार्ट सिटी के अंदर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है, शहरों को बढ़ावा देना, जहां पर आधारभूत सुविधा हो, साफ पर्यावरण हो और लोगों के जीवन को बेहतर अच्छा बनाने की सारी सुविधाएं, अच्छा वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, वहां पर हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा हो, पढ़ाई की है वो अच्छी सुविधा हो। और इसके साथ साथ एक उद्देश्य और है, वो ये है भी जहां पर भी सघन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, यानी सघन जहां पर पब्लिक ज्यादा है, उन लोगों को उन जगहों के ऊपर फोकस करना है। अर्थात जहां पर हम नगर विकसित कर रहे हैं और डेवलपमेंट जहां पर कर रहे हैं, उन्हें एक मॉडल के रूप में, एक मॉडल के रूप में विकसित करना है, ताकि दूसरे शहरों नगरों को जो विकसित किया जाए तो उस मॉडल का, उस आदर्श का ध्यान रखा जाए भी हमारा शहर भी उस शहर की तरह स्टैंडर्ड सुविधाओं वाला हो। अर्थात उस सिटी को एक लाइट हाउस के रूप में, लाइट हाउस के रूप में विकसित करना, लाइट हाउस के रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में आपको विकसित करना है। सिंपल भाषा में एक ही बात फिर दोबारा रिपीट करना हूं, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है भी बढ़ती नगरीय जनसंख्या के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना। इसका उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना, सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाना और एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में विकसित करना, जो दूसरे नगरों के लिए एक लाइट हाउस के रूप में काम करे। लाइट हाउस का मतलब भी दूसरे नगरों का विकास भी उस मॉडल सिटी के आधार पर हो, उस स्मार्ट सिटी के आधार पर हो। स्टार्टिंग के अंदर भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य है वो स्टार्ट किया। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आप अखबार के माध्यम से, टीवी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हर वर्ष स्मार्ट सिटी जो उनकी एक रैंकिंग जारी होती है वो भी आप देखते होंगे, नहीं देखते तो जरूर गौर किया करो। तो एक छोटे प्रश्न के रूप में या कंपटीशन के लिहाज से भी आपको इस पर ध्यान है वो देना चाहिए। तो ये था भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की आपकी सेकंड बुक का 4th चैप्टर, मानव बस्तियां, वो भी कहां, भारत के अंदर। तो भारत की मानव बस्तियां, जिसमें हमने ग्रामीण और जो नगरीय बस्तियां हैं उनके एक एक बिंदु को, एक एक लाइन को आपके सिलेबस के अनुसार अच्छे से यहां समझा है। और अब आप इन बोर्ड के ऊपर जो मैं लिखता हूं, स्क्रीन के ऊपर जो मैं यहां लिखता हूं, वो आपको नोट्स फॉर्म के रूप में अपनी कॉपी में उतारना चाहिए, क्योंकि आपको वो बहुत काम आएंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होगा भी ये कितनी काम की चीजें हैं, भी हमें इस तरीके से अच्छे नोट्स हैं वो बनाने चाहिए। चलिएगा, फिर जल्द मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।